ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया और आप लोगों ने हैंड डाउन कर लिया सीधा, सर हमने नहीं पढ़ा, सर हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछूंगा आप लोगों से। बेटा मुझे ये बताओ कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों साथ में पढ़ाई किया आपने, दोनों में फर्क क्या दिखा? सिमिलैरिटी क्या क्या थी, सेम क्या, दोनों डिफरेंस क्या दोनों लगा? डाटा करने का वैसे तरीका। मुझे ये बताओ कि एक डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट क्या है, मैट्रिक्स क्या है, ये मुझे बता दो बस। दोनों ही डाटा पुट करने का एक तरीका है। बढ़िया जी, बिल्कुल। और किसी भी इंसान को कुछ बोलना है आप में से तो अपने शब्दों को रख सकते हैं आप, बोलिए। हैरी ने बोला कि सर डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स कुछ, बेटा हैंड रेज किए हो तो हैंड डाउन कर लो। मैं समझ गया कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, दैट्स वेरी गुड कि आप लोगों ने स्कूल लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ाई करके खत्म कर दिया। मजे की बात यह है कि चैप्टर बहुत प्यारा है। कुछ और मजे की बात यह है इसमें, और वो मजे की बात यह है बेटा कि, हाँ जी हैरी बोलो। मैट्रिक्स 2 बन भी सकते हैं और डिटरमिनेंट्स ज्यादातर स्क्वायर ही होते हैं। आऊंगा, ये भी बात प्यार। हाँ जी बेटा सुन लीजिए, जो बच्चे थोड़े से वो हैं, मतलब कि सर मैंने फंक्शन नहीं पढ़ा, सर मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, सर मेरे को पूरा मैथ्स नहीं आता है, सर मेरे को 11th नहीं आता है, सर मेरे को 12th का कुछ भी नहीं आता है, तो बेटा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपके लिए वरदान है। इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, जो नहीं आता छोड़ दो, कवर कीजिए रिकॉर्डिंग देख करके। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बिल्कुल ही फ्रेश चैप्टर है, इसमें कोई प्री रिक्विजिट की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल नया तरीका से पढ़ोगे आप। और आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको समझ में भी आता रहेगा कि हाँ सर ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मैंने अगर फंक्शन नहीं पढ़ा तो मुझे डिटरमिनेंट समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा जी। अच्छा मैं बोल रहा था कि इस चैप्टर में कुछ अच्छी चीजें क्या है वो समझ लीजिए आप, कि बेटा आज तक सिर्फ डिटरमिनेंट से, सिर्फ डिटरमिनेंट से, मैट्रिक्स छोड़ रहा हूं अभी, सिर्फ डिटरमिनेंट से ना ही जेई मेंस में और ना ही जेई एडवांस में टफ क्वेश्चंस क्रिएट नहीं किए गए। टफ क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपसे ना बन सके। आपने डिटरमिनेंट पढ़ लिया और आपसे वो सवाल ना हो, ये नहीं हो सकता। अब सवाल ये कि क्या सर ऐसा नहीं है कि वो पेपर सेट करने वाले के पास दिमाग नहीं है, सर टफ क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकता क्या? भैया कर सकता है। मैंने वर्ड यूज किया सिर्फ डिटरमिनेंट से टफ क्वेश्चन यूज कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिटरमिनेंट्स में टफ क्वेश्चन बना नहीं सकता हूं। डिटरमिनेंट चैप्टर जब पीएनसी के साथ आता है तो इसका कॉम्बिनेशन डेडली बन जाता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इसमें यहां से क्रिएट होते हैं। और डिटरमिनेंट में कैसे क्वेश्चन क्रिएट होंगे आपको बेटा? ट्रिग्नोमेट्री से। जब ट्रिग्नोमेट्री डिटरमिनेंट के साथ आएगा तो ही क्वेश्चन टफ बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ डिटरमिनेंट से टफ क्वेश्चन क्रिएट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कुछ दुनिया में फैली पड़ी हुई झूठ के बारे में, मिथ के बारे में। मिथ ये है बेटा कि कई सारे टीचर्स, कई सारे बुक्स ये बता के रखते हैं कि भैया डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस सेम चीज है। कई सारे लोग ये बताते हैं कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका है। बताइए जरा, हैंड रेज कीजिए, कितने लोग आज तक यही समझते थे कि सर एक मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होता है, उस सॉल्व करने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं? हैंड रेज करना जरा। दो बच्चों ने हैंड रेज किया जो आज तक यही सोच रहे थे कि सर हम ये सिखाया गया कि हम मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने डिटरमिनेंट बनाया है। तो पहला झूठ बेटा ये ऐसा नहीं है। सच्चाई की बात यह है कि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में कनेक्शंस दूर दूर तक नहीं है। अब मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं ध्यान देना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं सब आपको। डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में कनेक्शंस दूर दूर तक नहीं है। तो यहां से माइंड में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर अगर कोई प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट में फॉलो नहीं हो रहा है मैट्रिक्स का,
तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर कनेक्शन ही नहीं है तो फॉलो क्यों होगा। गलती से फॉलो कर दिया तो आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि सर ये क्यों कर रहे हैं, वहां पे आपको सरप्राइज होना पड़ेगा कि सर यहाँ पे आपने बोला कनेक्शन नहीं है और आप बोल रहे हो कि सर ये प्रॉपर दोनों के सेम प्रॉपर्टीज फॉलो कर दिया। तो ये जादू वाली बात है। जबरदस्ती का कोई मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज उठाकर डिटरमिनेंट में मत घुसा देना भैया। नहीं मैट्रिक्स को जैसे कंपेयर करते हो डिटरमिनेंट कंपेयर करने लग जाना, नहीं। जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है वैसे डिटरमिनेंट को आप मल्टीप्लाई करने चल जाओ, नहीं। जरूरी नहीं है कि वैसा ही होगा, मेरी मर्जी में दूसरा तरीका से भी कर सकता हूं। बात समझ में आ गई कि हम बिल्कुल दोनों अलग अलग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। डिटरमिनेंट अलग चैप्टर है, मैट्रिक्स अलग चैप्टर है। अब सवाल ये कि सर साथ साथ क्यों दे दिया जाता है फिर? हम बच्चे क्या इतने मन के सच्चे हैं सर, हम इतने भोले भाले हैं कि दोनों सेम चैप्टर दे दोगे आप? दोनों अलग अलग चैप्टर है लेकिन दे रहे हो आप एक ही चैप्टर में? नहीं। देने का बेसिक सा मतलब ये होता है कि हमको टाइप करने में आसानी हो, एक साथ रखने में थोड़ा आसानी होता है, और यही चले आ रहा है ट्रेडिशन, तो लोग साथ साथ लिखते हैं। लेकिन कई सारे अच्छे बुक्स में आप ये देखोगे बेटा डिटरमिनेंट बिल्कुल अलग चैप्टर है और मैट्रिक्स बिल्कुल अलग चैप्टर है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। तो चलिए शुरू करते हैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के फील के साथ कि सर डिटरमिनेंट क्या है, मैट्रिक्स क्या है। सब लोग हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे जैसे आप मंदिर में जाकर बैठते हो ना, आराम से, कुछ लिखना नहीं है, बस ध्यान देना है। मैं डिटरमिनेंट का फील देने वाला हूं आपको। डिटरमिनेंट कहां से निकला, क्यों निकला, ये आप समझोगे। चलिए फिर करते हैं शुरू, डिटरमिनेंट के बारे में कुछ समझते हैं। तो सबसे पहला चीज बेटा समझने वाला यह है कि हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, और वो सॉल्व क्या होता है सर? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल। इसको सॉल्व करने के लिए हमने डिटरमिनेंट का यूज किया है। क्या बोला सर? ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर जेई को क्वेश्चन पूछना होता है डिटरमिनेंट से तो 80% 90% चांस है कि सोल से पूछेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। पिछले आप 5 साल का पेपर देखना, मैक्सिमम सवाल आपको इस टॉपिक से दिख जाएंगे। तो याद रखना ये टॉपिक को मैं सबसे ज्यादा पढ़ाऊंगा। डिटरमिनेंट तो उड़ा भी दूंगा जल्दी जल्दी, इसको नहीं उड़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। और आगे समझते हैं सर कि सर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या। देखो डिटरमिनेंट जो होता है बेटा, बिल्कुल क्लास 10 से शुरू करते हैं कि सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन पड़ा है, अब क्योंकि वो एक से ज्यादा इक्वेशन है तो एक सिस्टम फॉर्म करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब एक मैं इक्वेशन सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। मान लो इक्वेशन बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। मुझे बताओगे बेटा लोग सॉल्व कैसे करते थे क्लास 10 में? आप लोग मुंह से बोलिए, हैंड रेज नहीं करना है, फटाफट बोलते जाओ। डिटरमिनेंट के तरीके से कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? अब डिटरमिनेंट नहीं आया है, रो वैल्यू सेम फिर कट कर लोग देंगे। ये समझ पा रहे हैं कि सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमारा एक टारगेट होता है कि हम किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, क्योंकि ऊपर में 2 पड़ा है तो सर हम नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। और जो मेरा इक्वेशन फॉर्म होगा, बी केयरफुल गाइस, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, एंड यहां पे हो जाएगा 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 4, एंड बाद में हमको ये कर दिया जाता है सर, क्या कर दिया जाता है? माइनस करके हम लोग कैंसिल कर देते हैं। -5 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 0। 5। एंड ये y का वैल्यू आते के साथ ही हम लोग y को पटक देते हैं इक्वेशन में, और मेरा x का वैल्यू निकल करके आ जाता है। तो देख सकते हैं x का वैल्यू 2 आएगा। रख दो यहाँ पे y 0, ये पूरा पार्ट दिखाया, x का वैल्यू 2 आ जाए। सो ये मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था।
मैंने वर्ड यूज किया बेटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स इनका डिग्री 1 है, एंड सिस्टम क्यों, क्योंकि सर ये एक से ज्यादा इक्वेशन है। तो हो सकता है आपके पास 3 इक्वेशंस आ जाए, 4 इक्वेशंस आ जाए, 5 इक्वेशंस आ जाए, कितने भी इक्वेशंस आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर ये इक्वेशन आने से मेरा डिटरमिनेंट चैप्टर क्यों आया, और क्या डिटरमिनेंट मेरा सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता है? हाँ जी, अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है तो डिटरमिनेंट यूज कर सकते हैं आप। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप डिटरमिनेंट का फंडा यूज नहीं करोगे, क्योंकि डिटरमिनेंट के पास जो शक्ति मिला है वो सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिला है, ना कोई दूसरा इक्वेशन। एक बहुत बेसिक सा चीज है बेटा कि हम मैथ्स में कोई जबरदस्ती चैप्टर, ऐसा मेरा शौक नहीं है कि मैं मैथमेटिशियन हूं तो चलो बैठे बैठे क्या कर रहा हूं, मैं एक लिमिट चैप्टर बना देता हूं। मैं बैठे बैठे क्या कर रहा हूं सर, चलो एक सीक्वेंसरी चैप्टर बना देता हूं। मैं खाली बैठा हूं, मेरे पास सर फोन नहीं है, मेरे पास इंस्टा नहीं है, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मेरे पास फेसबुक नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं सर, बाइनोमियल थ्योरम बना देता हूं, इंटीग्रेशन बना देता हूं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बना सकता हूं। ऐसा मैथ्स नहीं बना है। मैथ्स बना है जब प्रॉब्लम आया तो मैथ्स बना। समझो बात को, मैथ्स बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खाली बैठे बैठे लोग ने कुछ भी बनना शुरू कर दिया, ना जी, बिल्कुल ऐसा नहीं था। इवन आपने काउंटिंग को निकाला, 1 2 3 निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि आपके पास काउंट करने का वो तरीका नहीं था, तो आपने नंबर निकाल दिया। आपके पास कुछ सामान को एक्सचेंज करने के लिए कुछ सिस्टम नहीं था, तो आपने ऑपरेशंस निकाल दिए, प्लस माइनस करना है सर, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये सब। इसका बेसिक सा मतलब यही है कि सर हम मैथ्स में कुछ भी चीज अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम क्रिएट किया था। ऐसे ही बेटा लीनियर इक्वेशन जो होता है थ्रू आउट द होल सब्जेक्ट, पूरा का पूरा सब्जेक्ट ले लो, फिजिक्स उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो, केमिस्ट्री में भी देखो ना आपको मिल जाएगा, जब आप वो पढ़ोगे ना केमिकल काइनेटिक्स वगैरह, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ोगे तो आपको वहां पे ये मिलेगा, लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे आपको। पढ़ा सर। आप उठा करके इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, आप कुछ भी पढ़िए, आपको सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो लीनियर इक्वेशन मिलेगा। सेकंड पे क्या आता है? क्वाड्रेटिक। थर्ड पे क्या आता है? क्यूबिक। और बाकी सब तो पता नहीं कब आते हैं कब जाते हैं, समझ में नहीं आता सर, मेहमान है वो, ईद के चांद है सब हमारे लिए। अब मैथ्स का सिंपल सा तरीका ये है, क्योंकि बेटा लीनियर इक्वेशन बार बार आ रहा है, आप, मैं तो ये बोलता हूं ना कि आप वो जा करके आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, लीनियर इक्वेशन मिलेगा आपको। एक प्रोजेक्टाइल में गलती से पता नहीं कहां से क्वाड्रेटिक घुस जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, लीनियर इक्वेशन मिलेगा आपको। मैक्सिमम टाइम लीनियर इक्वेशन से पंगा पड़ता है हमारा, और इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो तरीका आया वो था डिटरमिनेंट। अब सवाल ये था कि सर एक लीनियर इक्वेशन को हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लाया कैसे? सर लीनियर इक्वेशन कुछ दिखता ऐसा है, डिटरमिनेंट कुछ डब्बे में बंद होता है, कैसे हुआ? बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं बेटा, समझेंगे तो फील आएगा आपको, और साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे कि सर ये निकला कैसे, आखिर सोचने का तरीका क्या था हमारे मैथमेटिशियन को। कौन था सर जो ऐसा सोचा? नाम नहीं मालूम, बिल्कुल नाम नहीं मालूम। सर बुक में तो क्रैमर्स लिखा है, बेटा क्रैमर्स अकेला नहीं दिया है, क्रैमर्स ने अकेला नहीं दिया है, कोई तो था, कोई तो था जो डिजाइन बनाकर चला गया। अब खोजेंगे तो शायद मिल जाएगा, कहीं पे छुपे पड़े होंगे कि कौन निकाला है, बाकी मैंने उतना रिसर्च किया नहीं। अब समझो ध्यान से, मैं एक जनरल सा इक्वेशन उठाता हूं, लेट्स से कि बेटा मैंने लिख लिया ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और नीचे लिख दिया px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये मल्टीप्लाई होगा a से p से, एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, मिल जाएगा आपको apx, ध्यान से समझिएगा, apx प्लस bpy इज इक्वल टू cp, यहां पे मिल जाएगा apx प्लस aqy इज इक्वल टू ar। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्टी कैंसिल, bpy माइनस aqy इज इक्वल टू cp माइनस ar, एंड यहां से बेटू आपको y का वैल्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है भैया? cp माइनस ar डिवाइड बाय
बोलिए। पी वाई माइनस ए क्यू। हाँ, पी पी माइनस ए क्यू। अब ना प्रोसेस को समझिए, मैथमेटिशियन के दिमाग में जरा जाने की कोशिश कीजिए। हमारा लीनियर इक्वेशन हमको मिला तो बेटा अल्टीमेट टारगेट है मेरा एक्स एंड वाई को निकालना। मेरा अल्टीमेट टारगेट यही है कि मैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके क्या कर रहा हूं, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन हमारा ये है कि मैं एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के दूं। और हमने ये देखा कि सर एक जनरल सा लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं तो मेरा कुछ डिजाइन ऐसा बन रहा है, मेरा एक्सप्रेशन फाइनली सॉल्व होकर के कुछ ये डिजाइन में कन्वर्ट होके आ रहा है, और मैं ये वाई का वैल्यू कहीं पे पटक दूंगा, कहीं पे भी कोई इक्वेशन में पटक दूंगा तो मेरा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो सर हर बार तो यही होगा? हाँ जी, हर बार तो यही होने वाला है। तो जब ये चीज हर बार होने वाली है तो क्यों ना मैं ये हर बार वाली चीज को एक अलग सा डिजाइन में रखूं। देखो ये याद करना थोड़ा मुश्किल है, ये याद करना थोड़ा मुश्किल है। अब इसको याद कर दोगे, मैं कन्वर्ट कर दूंगा, मैं यूवी के फॉर्म में दे दूंगा, डब्ल्यू एक्स के फॉर्म में दे दूंगा, फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। सीपी माइनस ए आर रट भी लिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, चांसेस है कंफ्यूज होने की। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना भैया ये बार बार आ रहे तो इनको हमने एक अलग सा डिजाइन में रखते हैं। तो दिमाग लगाना शुरू किया। अब क्योंकि डिजाइन वो बना रहे हैं तो पूरा का पूरा मर्जी उनकी है, हमारी अभी कोई मर्जी नहीं चल रही है। जैसा उन्होंने किया है मैं वैसे आपको बता रहा हूं। अब देखो मैंने न्यूमरेटर के डिजाइन को रखने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की। मैंने बोला कि देखो भैया ये है सीपी और ये है ए और आर। ऊपर वाला डिजाइन मैंने बना दिया। डिनोमिनेटर के डिजाइन को बनाने की कोशिश करते हैं हम, तो ये बन जाएगा बी पी ए और क्यू। बात समझ में आई बेटा लोग? हाँ जी सर, हो तो गई। सर ये याद करना आसान है क्या? आसान तो है बेटा। कैसे सर, एक बार बताओ मुझे, सुन लो ध्यान से। कैसे आसान है? किसका वैल्यू निकाल रहे हो? वाई का निकाल रहे हैं सर। अच्छा ऐसा है, तो एक काम करो आप, वाई का वैल्यू बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है आपको। आपने वाई का वैल्यू निकाला, हाँ सर वाई का वैल्यू निकाला, निकालो यहां से बी वाई इज इक्वल टू सी माइनस ए एक्स, एंड यहां से हो जाएगा क्यू वाई इज इक्वल टू आर माइनस पी एक्स। आप एक चीज देख रहे हो, सी ए आर पी, सी ए आर पी, ये चीज तो कोई भी बच्चा कर लेगा सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जैक्टली बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे यू वी के फॉर्म में दे दूं ना, यू एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू टी आर एक्स प्लस डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू जेड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट बनाने में आपको 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, बना दोगे। क्या करोगे आप? उठा करके इसको इधर भेजोगे, उठा करके इसको इधर भेजोगे। टी माइनस यू एक्स जेड माइनस आर एक्स, बना दो। टी यू आर जेड आर का बन रहा है डिटरमिनेंट आपका। बात समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। तो ये डिजाइन मेरे लिए आसान है, ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के कंपैरिजन में ये डिजाइन मेरा आसान है। तो यहां से मेरा डिटरमिनेंट की उत्पत्ति हुई, यहां से मेरा डिटरमिनेंट निकल करके आया। लेकिन टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं लिखा होता है। टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा आपको डिटरमिनेंट देगा, ये देगा, आप उसको ऐसा सॉल्व करोगे और बोलोगे सर देखो मैंने क्या किया है, मैंने जादू कर दिया। टेक्स्ट बुक में ऐसा ही मिलेगा आपको। आप बुक सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, सॉल्व 2 4 3 2, और बच्चा खुश हो जाएगा, सर 4 माइनस 12 इज इक्वल टू -8। अब ये डिटरमिनेंट निकाल करके क्या किया बच्चे को मालूम ही नहीं है कि सर मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व करके क्या ऐसा जादू कर दिया है। बात तो वही होगी ना कि मैंने बोला वो पेड़ पे 3 आम लटके हैं, आप उसको तोड़ के लाओ। आपने हाइट नहीं देखा, आप पेड़ पे चढ़ के गिर गए धड़ से, आम भी नहीं टूटा, पांव भी तोड़ लिया आपने। दिमाग तो लगाया नहीं कि सर बहुत ऊपर था, आपने भेजा, गलती था, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं आपने, बोल दिया और आप चढ़ गए।
सेम चीज मैंने बोला डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला, आपने निकाल कर बोल दिया सर लो रख दिया मैंने आपके सामने। भैया निकालने के पीछे का मोटिवेशन तो समझो, आप क्यों निकाल रहे हैं हम। कुछ दिन बाद आपको रियलाइज होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकलते हैं इससे। तो डिटरमिनेंट हमारे लिए वरदान साबित हो गया। अब सवाल है कि सर डिटरमिनेंट एरिया से कैसे आपने रिलेट कर दिया, मेरे को ये नहीं चमका। तो भैया एरिया का फॉर्मूला देखो, आप रेक्टेंगल ले लीजिए, आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन मिलेगा आपको। चांसेस हैं ऐसा मिलने की, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बनेगा ही लीनियर, आप साइड को क्वाड्रेटिक में रख दोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। मैं बस बता रहा हूं कि डिटरमिनेंट से हम एरिया भी निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं इससे। आने वाले टाइम में आप सीखोगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप 3D में निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के साथ नहीं आता है भैया, डिटरमिनेंट का यूज हर चैप्टर में है। आप कोऑर्डिनेट पढ़ोगे डिटरमिनेंट आएगा, आप लिमिट पढ़ोगे डिटरमिनेंट आएगा, आप वेक्टर 3D पढ़ोगे डिटरमिनेंट आएगा। बकायदा आपको बता रहा हूं ड्रॉपर बैच में डिटरमिनेंट को 3D के बाद पढ़ाते हैं। वेक्टर 3D के बाद मतलब सिलेबस खत्म हो जाए तो हम जाकर के डिटरमिनेंट पढ़ाते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट उसको कोई संबंध ही नहीं है भैया किसी चैप्टर से, उसको कभी भी पढ़ाओ। मजे की बात है कि कभी भी हो खुश है और ऑलराउंडर हो। तो देखो हमने क्या किया कि हम हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि सर हमारे पास ये डिजाइन था, हमने इसको ऐसा सॉल्व किया, जबकि उल्टा है। हमारे पास इक्वेशन था, हमने इक्वेशन को कन्वर्ट किया ऐसा, और इसको हमने डिजाइन में कन्वर्ट किया है, और ये मेरा डिटरमिनेंट है। तो मैट्रिक्स क्या है सर? बेटा मैट्रिक्स है सिर्फ डेटा। एक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हमारे पास बहुत सारे डेटा हो जाते हैं तो हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं, और कुछ नहीं है। तो एक इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, दूसरा डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा इक्वेशन और डेटा में आपने रिलेशन कैसे निकाल दिया? दोनों अलग अलग चैप्टर है। पता नहीं कई सारे टीचर्स बोलते हैं सर, मैं सुना भी हूं कि मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होता है, मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। अरे भैया दोनों में रिलेशन ही नहीं है, आप कहां से ऐसा बोल रहे हो? कई सारे बुक्स भी ऐसा लिख दिए हैं, सब गलत है। डिटरमिनेंट यहां से आया है। बात समझ में आ गई सर? Yes, हाँ जी sir. सर। अब मैं थोड़ा कॉमन बात करता हूं जहां पे हर बच्चे गलती करते हैं, और मैं पहला लेक्चर में ही ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटा जेई और जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बहुत गंदे पिटते हैं यहाँ पे, बच्चे को फंसा देते हैं यहाँ पे। अब एक बात दिमाग में सोचिए, ध्यान से समझिएगा बेटा। मैंने एक इक्वेशन लिखा आपके सामने, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a1 b1 c1 लिख देता हूं, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मैं इक्वेशन लिख दिया। मैंने बोला कि देखो भैया इसका डिजाइन बनाना है, आएगा b2y बनाया, डी बनाया, डिटरमिनेंट बनाया, क्या डी बनाया, a1 b1 a2 और b2, ये डिजाइन बना दिया आपने। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा कि अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि आपने सिर्फ ये 2 किया है, बाकी ये तो एज इट इज है। ये बात चमक रहा है सबको? b2y आएगा। ये बात सर, समझ में आ रही है? सर अगर मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इक्वेशन 2 वाला जो डब्बा है सर वो सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2a1 2b1 हो जाएगा, 2c1 हो जाएगा, तो 2a1 2b1 ऐसा बनेगा। बाकी मेरा नीचे वाला जो रो है वो कुछ नहीं होने वाला है। अब मैंने यहां से आपको क्या चीज सिखा दिया? ये चीज सिखाया कि बेटा अगर डिटरमिनेंट में आप किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो या तो एक रो में होता है या तो एक कॉलम में होता है। क्या बोला सर आपने? एक बात बताओ फिर से। लो जी, मान लो आपसे कोई बोला बेटा 2 इंटू 1 सर 4 इक्वेशन में b2y आएगा, हाँ जी ऊपर इक्वेशन में b2y आएगा, आपने मैंने b2y वाइट नहीं दिया लिखा। है। ओके ओके नो प्रॉब्लम, चलिए जी। अब देखो बेटा यहाँ पे गलती क्या करेंगे बच्चे लोग कि मैंने क्या किया कि 2 का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट में कर दिया। और देखो कॉमन मिस्टेक मैंने भी किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आप में से कोई इंटेलिजेंट होगा जो आज तक नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर कर सकता है। तो पहले लेक्चर में इसको निकाल दीजिए दिमाग से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रहा डिटरमिनेंट, मैंने बोला बेटा 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, आपने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया। दो तरीके से बच्चे आएंगे, बोलेंगे सर देखो सॉल्व भी तो करना है, ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 6 और ये हो गया 12। यह गलत हो गया ना।
गलत हो गया ना, क्यों गलत हो गया समझिए जरा ध्यान से। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो गया 24 माइनस 40, जो आंसर हो रहा है -24। जबकि अगर आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते तो ये होता 2 बाहर होता 6 माइनस 12, आंसर होता 2 माइनस 6, आंसर होता -12। आना था -12, लाया आपने -24, गलत हो गया ना। यही चीज सिखाया आपको कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो या तो एक रो में कीजिए या तो कोई एक कॉलम में कीजिए। इस रो में कर दो या इस रो में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में मत करो। यहां पे आपने दोनों में कर दिया है जो गलत है। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यही चीज बेटा मैट्रिक्स होता, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि मैट्रिक्स में सर हम सब में करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अभी यहां से कई बच्चों को क्लियर, मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि मैं आपको ये क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ एक रो को ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बेटा जब आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ आप एक इक्वेशन में चेंज करते हो, दो इक्वेशन में चेंज नहीं करते हो। ये ऐसा नहीं है कि मैंने इक्वेशन 1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 वाला भी चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसमें मल्टीप्लाई करोगे वही चेंज होगा। अब सवाल यह है कि सर ये 2 का मल्टीप्लाई, ध्यान से समझो, ये 2 का मल्टीप्लाई दोनों में तो नहीं होगा। ये एक कांस्टेंट है, इसका मल्टीप्लाई सर किसी एक इक्वेशन में हुआ रहेगा, या तो ये ऊपर वाले में हुआ रहेगा या तो नीचे वाले में हुआ रहेगा, दोनों में तो नहीं हुआ रहेगा सर। एग्जैक्टली वैसे ही सोचना है। अब मैंने आपको क्या बोला कि आप जो मर्जी कर दो। अब मैंने 2 का मल्टीप्लाई बोल दिया बेटा, अब देखो ये इक्वेशन पढ़ा है, मैंने बोला 2 का मल्टीप्लाई करो, तो ये तो आपकी चॉइस है ना कि आप कौन से इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। सिमिलरली डिटरमिनेंट में आपका चॉइस है बेटा कि आप किस रो में या किस कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब थोड़ा मैट्रिक्स का फील लेते हैं कि मैट्रिक्स में सर ऐसा क्या हो जाता है जो डिटरमिनेंट से अलग होता है। मान लो बेटा 3 स्टूडेंट्स हैं, S1, S2 और S3। अब क्योंकि मैट्रिक्स जो है आपका एक टेबल, डेटा का टेबल है और कुछ नहीं। मैं टर्म 1 की एग्जाम के बारे में बात करता हूं। टर्म 1 का एग्जाम हुआ और मेरे पास उन तीनों स्टूडेंट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के नंबर पड़े। आउट ऑफ 10 मार्क्स का पेपर हुआ था और मैं आपको बता रहा हूं कि ये मान लो 5 है, ये 6 है, ये 7 है। इस बच्चे का 7, 8, 9 मार्क्स आया और इसका 8, 10 और 6 मार्क्स आया, ऐसे मार्क्स आया। तो बच्चे लोग ने पेपर दिया। अब देखो आप समझ रहे हो कि सर इनका जो डेटा है इनको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दूंगा, अगर ऐसा ही तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। हाँ जी सर। अब समझो इस बात को कि जैसे ही टर्म 2 एग्जाम की बारी आई, मान लो कोविड हो गया या कुछ इंसिडेंट हो गया जिसके चलते एग्जाम को कैंसिल करना पड़ रहा है, अब सवाल ये है कि एग्जाम तो कैंसिल हो गया, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि फाइनल एग्जाम जब होगा, जब आप 11th क्लास का मान लो ये है, 12th क्लास में बच्चे जाने वाला है, तो ओवरऑल जो स्कोर कार्ड बनता है वो तो टोटल मार्क्स के, मतलब हर टर्म के मार्क्स जोड़ करके बनते हैं। टर्म 1 सेमेस्टर 1 में कितना मार्क्स आया, सेमेस्टर 2 में कितना मार्क्स आया, तो ओवरऑल निकाला जाएगा बच्चे का परसेंटेज इतना था सर। अब एक सेमेस्टर का एग्जाम ही मैंने गायब कर दिया तो ओवरऑल परसेंटेज निकलेगा कैसे? टर्म 1 पे तो निकाल नहीं सकते, टर्म 2 पे भी निकालना पड़ेगा। अब टर्म 2 के मार्क्स के लिए हम एग्जाम करा नहीं सकते क्योंकि सर वो इंसिडेंट हुआ पड़ा है। क्या किया जाए? लॉजिक लगाएंगे, कुछ ऐसा कुछ सोचेंगे कि सर देखो टर्म 2 का एग्जाम है ना, सब बच्चों को डबल डबल मार्क्स दे देते हैं। सब जो जिस बच्चे का टर्म 1 में जितना मार्क्स था इसमें डबल कर देंगे या डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जैसा मर्जी, जो लॉजिक लग रहा है लगाओ। अब ये तो ऑब्वियस ही बात है ना कि कोई टीचर ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ पहले वाले स्टूडेंट को डबल डबल कर दिया और बाकी सबको एज इट इज रख दिया। क्या ऐसा हो सकता है बेटा? नो सर। नहीं होगा ना। बात समझ में आती है आप लोगों को कि अगर आपने एक स्टूडेंट का मार्क्स डबल किया है तो सर सारे को करना पड़ेगा, नहीं तो नाइंसाफी होगा ना फिर तो इसका मतलब कि सर अगर ये मैट्रिक्स था आपका, ये अगर आपका मैट्रिक्स था और आपने इनके मार्क्स को डबल किया है तो सारे के सारे डबल हो जाएंगे। तो 10, 12, 14 इधर आएगा 14, फिर 16, 18 एंड फिर आ जाएगा 16, 20 एंड 12।
फर्क समझा बेटा दोनों में? Yes, sir. यस सर। फर्क समझ में आ गया? सारे बच्चे क्लियर हैं यहाँ से? कि अभी भी Yes, दिक्कत है? क्या वो फील आ रही है कि सर हाँ ये करना ऑब्वियस था? Yes, sir. अब आपके दिमाग Yes, में sir. संदेह नहीं रह जाना चाहिए कि सर डिटरमिनेंट में हम सिर्फ एक रो में ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स में सर हमको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है, क्योंकि भैया लॉजिक आपके सामने रख दिया हूं मैं, आप दिमाग लगाकर देख लीजिए। याद रखोगे कि डिटरमिनेंट में अगर किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है, किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप कोई एक पर्टिकुलर रो पकड़ोगे या कोई पर्टिकुलर कॉलम पकड़ोगे, ये छूट आपको मिल रहा है, फ्रीडम आपके हाथ में है, जिसमें मल्टीप्लाई करना है कर दो। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करने बोला गया तो बेटा हर एक एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे, सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे, छोड़ोगे नहीं आप। सिमिलरली कॉमन भी लेना पड़ेगा ना, तो आप मैट्रिक्स में कॉमन कैसे आएगा? जब सारे एलिमेंट से कॉमन निकल के आ रहा है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मतलब कि सपोज कर लो आपके पास एक मैट्रिक्स पड़ा है 2 4 6 और यहां पे हो गया 9, और एक मैं ये ले लिया डिटरमिनेंट ले लिया 2 4 6 एंड 9, दोनों में फर्क समझिए। आप डिटरमिनेंट से कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते सर? पहले वाले रो से 2 कॉमन ले लो। तो मैं पहले वाले रो से 2 कॉमन लिया तो इधर हो गया 1 2 और 6 एंड 9 ऐसा ही पड़ा है। फिर बाद में मैं एक और काम कर सकता हूं, मैं सेकंड वाले रो से 3 कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 2 और फिर मैं 3 कॉमन लिया, हो जाएगा 1 2 और 3 2 एंड 3 हो जाएगा। ये हो गया मेरा। लेकिन क्या मैं मैट्रिक्स से कॉमन ले सकता हूं? ना। क्यों सर? क्योंकि मैट्रिक्स में बेटा कॉमन तब आएगा जब हर एक एलिमेंट से आप कॉमन निकाल के ला रहे हो। तो यहां से 2 कॉमन ले लोगे, यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, 9 से तो 2 कॉमन आएगा नहीं, तो इसमें मैं कॉमन नहीं ले सकता हूं। बात समझ में आई बेटा? यस कंफ्यूजन Yes, दूर sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना? Yes, sir. अब देखो मैं क्यों सिखाया ये चीज, सवाल पे ध्यान देना। मैं सिर्फ वो कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं जो मुझे डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में जहां जहां सिमिलैरिटी दिखती है ना, बच्चे लोग गलती कर देते हैं, मैं वो भी दूर कर रहा हूं। सवाल तो आएगा, डिटरमिनेंट सबको ओपन करने आता है, मैं जानता हूं, तो मुझे वो गलतियां दूर करनी है जो आपके दिमाग में बैठा पड़ा है बहुत पहले से। सवाल को समझना ध्यान से। मान लो कि बेटा एक मैंने ये दे दिया, डिटरमिनेंट मैंने दे दिया 2 4 और यहां पे दे दिया 1 एंड 3, मैंने ऐसा दे दिया, और मैंने एक बी डिटरमिनेंट दे दिया। सुनना ध्यान से, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि कई बार आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे लेवल उनका टफ होता है, डिजिट कुछ अलग होते हैं। मैं सिंपल रख के दिखा रहा हूं आप लोगों को। मान लो बेटा यहाँ पे 32 एंड 32 नहीं लेते, 60 ले लेते। यहाँ पे 256 ले लिया एंड फिर यहाँ पे ले लिया 1 एंड देन यहाँ पे ले लिया 81। ये मैंने बोल दिया, और कुछ ऑप्शंस दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन मैंने दे दिया, लेट्स से कि बेटा a इज इक्वल टू 3 टाइम्स b। फिर मैंने आपको बोल दिया a इज इक्वल टू 4 टाइम्स b, या मैं ऐसा लिख सकता हूं, थर्ड ऑप्शन दे रहा हूं। थर्ड ऑप्शन क्या है बेटा? a इज इक्वल टू 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 टाइम्स b। फोर्थ आ जाएगा नॉन ऑफ दिस। ऐसा कुछ ऑप्शंस आ गया। लग रहा है सर कितना खतरनाक आपने ऑप्शन रख दिया, समझ में ही नहीं आ रहा है। अब बेसिक सा मतलब ये है, सुनना ध्यान से, तरीका देखो सोचने का, अप्रोच मैटर करता है पूरा। मुझे मालूम है सर a इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स b दे रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सर b में से कुछ कॉमन निकाल रहा है। क्या मुझे a में हाथ लगाना चाहिए? ना। ये कैसे मालूम पड़ रहा है? ऑप्शन देख करके सर। तो मैंने b से कॉमन निकालने की कोशिश किया,
मैंने देखा सर बी तो हमारे लिए ये पड़ा है, बी क्या है बेटा लोग? बी है सर हमारे लिए 16, सॉरी कितना है, हाँ जी 16 है, 256 है, 1 है और 81 है, ये है मेरा। फिर मैंने कुछ कॉमन लेने की कोशिश की, पहले वाले रो से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, लिखकर देखो, क्या 2 पावर 4 लिख सकते हो? हाँ सर। क्या इसको 2 पावर 8 लिख सकते हो? हाँ सर। Yes, इसको sir. लिख सकता हूँ 1 और इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 4, 81 लिख देते हैं। छोड़ो ना, इसको मैं थोड़ा और खूबसूरत बना देता हूँ। खूबसूरत कैसे बनाएंगे? मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं और यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूं, तो ये थोड़ा यहाँ पे 3 और 9 लिख देता हूं, सॉरी 9, ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 81। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर एंड इधर लिख सकता हूँ 3 और 4 लिख सकता हूँ। अब सोचकर देखो बेटा क्या 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 कॉमन आ रहा है सर? पहले वाले रो से मैं कॉमन ले रहा हूं, पहले वाले रो से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 पावर 4 कॉमन ले सकता हूँ, बच जाएगा 1 और इधर बच जाएगा 2 पावर 4। इधर मैं फिर दूसरे वाले रो से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 3 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ सर। 3 स्क्वायर कॉमन क्या ले सकता है मैं सर? यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर। ओवरऑल बना क्या? ओवरऑल बन गया सर, ओवरऑल लिख रहा हूं मैं 16 इंटू 3 स्क्वायर, या 16 तो लिखेगा नहीं वो, 2 पावर 4 3 स्क्वायर और यहाँ पे मान लो लिख दिया उसने 1 16 1 और 9, ऐसा लिख देता। मैं थोड़ा एक और खूबसूरत बना देता हूं ना, ताकि समझ में भी आए आप लोगों को। मान लो ए मैंने लिख दिया 1 16 1 और 9, आप देख पा रहे हैं बेटा लोग, ये चीज लिखा है 2 पावर 4 3 पावर 2 ए लिखा है। Yes, sir. देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. जो है इसके इक्वल आ रहा है मेरा, मैंने चेंज कर दिया ए को, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बी जो है मेरा इसके इक्वल आ रहा है, तो मेरा नॉन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा यहाँ पे। फिलहाल मैं आपको बताने की क्या कोशिश किया कि डिटरमिनेंट से कॉमन कैसे निकाला जाता है। आने वाले टाइम में आप इस पे बहुत खतरनाक सा प्रॉपर्टी देखने वाले हो। 2 के पावर में n आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, 99 100 पता नहीं क्या क्या पावर में दे देंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा सा फंडा है सर, जितने रो आएंगे उतने कॉमन आपके आने वाले हैं। यहां से कुछ कॉमन आया, फिर यहां से भी कुछ कॉमन आएगा सर, जितने रो दोगे मैं कॉमन निकालते जाऊंगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में तब तक कॉमन नहीं निकालूंगा जब तक हर एक एलिमेंट से वो चीज कॉमन नहीं आ रहा है। फंडा क्लियर है बेटा लोग यहां तक? Yes, sir. जस्ट से यस और नो। Yes, sir. परफेक्ट। Yes, sir. दो बच्चों ने Yes, sir. थैंक यू सो मच। परफेक्ट। Yes, sir. अब समझते हैं बेटा, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का फील ये था, ये रहा कुछ डेफिनेशन, मैं भेज दूंगा आपके सामने पीडीएफ, तो आप लोग देख लेना। वैसे मेरे लिए जरूरी बस ये है कि एक डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बस इससे, या तो डी लिखा जाता है, या तो डेल्टा लिखा जाता है, या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा जाता है। अब बात करते हैं सर एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है। एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट खोलते कैसे हैं, और मैं भरोसा है आप लोगों पे मुझे कि आप लोगों को आता है ये चीज, ठीक है? हाँ जी सर, तो जल्दी से बताओ बेटा कि ये क्या होगा। इस 2 का डिटरमिनेंट कितना होगा? 2 होगा। 2. दूसरा -3 का डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 है 3. देखिए -3 होगा। सर ये कैसे बताया आपने बेटा ये चीज कि डिटरमिनेंट का ये मॉड थोड़ी है, ये तो डिटरमिनेंट है, ये मॉड थोड़ी है बेटा कि आप 3 बोल दोगे इसको, तो ये कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, याद रखना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज नंबर इटसेल्फ। तो मैं इन जनरल लिख देता हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया मुझे A11 का डिटरमिनेंट बताओ, तो आप बोल देना सर A11 ही होगा। ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं सर? ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट कितने लोगों को एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखने आता है? A11 A12 A31 ऐसा लिखते हैं ना, जरा बोल के दिखाओ बेटा ऑर्डर 2 में क्या क्या आएगा। स्टैंडर्ड नोटेशन है, याद रखना।
A11, 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 A12, A12, A21, A12, A21, A22. टू। अच्छा एक दो चीज और पूछ लेता हूँ आप लोगों से, बेटा ये 2 क्या है, 1 क्या है? आई और जे Second row and first column. टू इज Second जीरो row एंड और वन first इज रो जीरो। एंड कॉलम को दिखाता है, सो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। Column. ऐसे ही अगर आपको लिखना रहेगा कई सारे एलिमेंट तो आप लिख दोगे। मैं आपसे बोलूं बेटा थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम पे जो एलिमेंट आएगा उसका नाम क्या रहेगा? A34, A34 होगा। अब बताओ कि जरा इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? ऐसा मत करना, ऐसा A11 into A22 minus A21 into A12. परफेक्ट, ये होता है। समझ में आया? हाँ जी Yes, sir. और मजेदार ये बेटा ऑर्डर 3 वाला। अच्छा आप लोगों में से मुझे ये बताओ कि कितने लोग ये जानते हैं कि सर हम एक डिटरमिनेंट को जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रो पकड़ के ही खोल सकते हैं, हम किसी भी रो को खोल सकते हैं। along any row or any column we can open determinant। ये बात कितने लोगों को मालूम है? Yes, sir. ये बात कितने लोगों को मालूम है? along any row or any column we can open determinant। परफेक्ट, बहुत सारे बच्चों को मालूम है। तो चलिए मैं पहले ऑर्डर 3 का मैं आपसे फोटो पूछ लेता हूं कि बेटा मुझे ये बताओ कि ऑर्डर 3 का जो डिटरमिनेंट बनता है उसका फोटो कैसा होता है? A11 स्टैंडर्ड A11, A2, A11 A11, A12, A21, A13, A13, A21 A21, A22, 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 A23, A31, 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 A32, A33, A33, A33. परफेक्ट। देखो जब लोगों को कुछ चीज याद रहता है ना तो बहुत एनर्जी के साथ बोलते हैं। एक बच्चा देखो कितना खुश होकर बोला सर A33, शानदार। अब मुझे ये बताओ कि थर्ड रो के अलोंग इसको ओपन कैसे करेंगे? साइन कन्वेंशन कितने लोगों को मालूम है? A31, 31 and फिर जी determinant ये में बताओ सर बेटा लोग साइन कन्वेंशन कितने लोगों को मालूम है? कहां पे प्लस होता है, कहां पे माइनस? A11 में प्लस, A12 में माइनस, A13 में फिर से पॉजिटिव। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस plus minus, plus minus, plus minus. आता है, मुझे मालूम है आप लोग जानते हो, लेकिन मैं कुछ नया चीज बता रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहले हम प्लस को लिख देते हैं, उसके बाद आपको जो मर्जी जैसा चलना है चलिए, बस ऑल्टरनेट साइन डालते जाइएगा। डायगोनली नहीं चलना है, लेफ्ट राइट या बॉटम टू जा, मतलब ऊपर नीचे जा सकते हो, लेफ्ट राइट जा सकते हो। डायगोनली मत चलना सर, तिरछा चलो ना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट या अपवर्ड डाउनवर्ड जा सकते हो। ऑल्टरनेट साइन बस डालते जाना, गलती नहीं होगा। अब मान लो साइन कन्वेंशन, एक बच्चा बोल रहा है सर प्लस माइनस नीचे आओ, प्लस हो जाएगा। फिर बोल रहा है सर लेफ्ट आओ, माइनस हो जाएगा। फिर बोला सर फिर नीचे आओ तो प्लस हो जाएगा। फिर राइट जाओ सर, माइनस हो जाएगा। फिर राइट जाओ सर, प्लस हो जाएगा। ऊपर जाओ सर, माइनस हो जाएगा। फिर ऊपर जाओ सर, प्लस हो जाएगा। तो गलती नहीं हो सकता है। साइन कन्वेंशन जैसा मर्जी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नया चीज था कि हम लाइन से जाएं, ये जरूरी नहीं है। हम जैसा मर्जी मूवमेंट दें, हमारा आंसर सही आएगा। हाँ बस याद करने वाली ये है कि पहला हमको प्लस से शुरुआत करना पड़ता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, हम प्लस से नहीं कर रहे हैं, हम माइनस से करेंगे। आखिर प्लस से करेंगे क्यों? तो बेटा मेरा सिंपल सा जवाब ये होगा कि आपकी शक्ल वैसी है, क्यों है? तो आपका जवाब क्यों आएगा? क्योंकि सर हमको भगवान ने ऐसा ही बनाया है। तो भैया जो डिजाइन बनाया ना डिटरमिनेंट का, वो भी ऐसा ही बनाया, तो हमको मानना पड़ेगा उसकी बात। ऐसा वाहियात भाई ना बोलते ना, वाहियात सवाल ऐसा मत पूछना मेरे से कि सर प्लस ही क्यों, हम माइनस रख रहे हैं। रख लो भैया, जेई वाला -1 लगा के देगा, आप भाग जाओगे घर से। पापा आपको आईफोन की जगह पे ना कार्बन का मोबाइल दे देंगे, चिल्लाते रह जाओगे। तो ये रहा साइन कन्वेंशन। अच्छा याद करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आई और जे को ऐड कर दो। सर आई जे कौन, आई जे कौन? कॉलम के पोजीशन को ऐड कर दो। अगर इवन आया तो प्लस, अगर इवन आया वो पॉजिटिव, ऑड आया
तो नेगेटिव। अब देख लीजिए ये कौन है बेटा, 2 and 3 ऑड है ना, 5 ऑड है, देखो यहाँ पे माइनस आया रहेगा, उठाकर देख लो इसको, 3 1 4 इवन प्लस आया रहेगा, आया है प्लस। ये तरीका होता है साइन कन्वेंशन के लिए। तो लिख दे रहा हूं कि हम क्या करेंगे, आई प्लस जे को ऐड करेंगे, अगर इवन आया तो प्लस साइन कैरी करेगा, अगर ऑड आया तो माइनस साइन कैरी करेगा। ओके सर, समझ गया। अब मुझे आप लोग बता रहे हो बेटा कि थर्ड रो के अलोंग इसको ओपन कैसे करोगे, जल्दी बताओ। थर्ड रो नहीं, थर्ड कॉलम के अलोंग बताओ। A13 determinant of A21, A22, A1, A31, A32। मतलब ये आपको आता है। चलिए सेकंड रो के अलोंग ओपन कीजिए। A21 एंड फिर डिटर्मिनेंट में A12, A13, A32, गलत A33। जवाब बेटा। सबसे पहले किसको पकड़ा आपने, सेकंड रो। सेकंड रो में पहला एलिमेंट कौन है सर, A21। तो आप जैसे -21 लिखोगे माइनस साइन देगा ये, क्यों, क्योंकि सर आई प्लस जे ऑड है, तो ऑड के लिए माइनस साइन लगाएगा वो। साइन कन्वेंशन में यहाँ पे माइनस आता है, देख लीजिए आप, यहाँ पे माइनस आता है। ओके सर, अब समझ गया। हाँ जी, अब देख लो A21 जैसे ही आप लिखोगे, इनके रो कॉलम उड़ा दोगे, तो रो कॉलम उड़ाओगे तो बच जाएगा A12, A13, A32, A32, A33। फिर आगे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस में A22। क्यों, क्योंकि 2 2 4 इवन, इवन आएगा तो प्लस के साथ खुलेगा वो। A11, A13, A31, A11, A13, A13, A31, A31, A33। परफेक्ट। -A23, माइनस A23, वेरी गुड। A11, A12, A31, A33, A31, A32। हाँ जी। अच्छा, मैं ना एक जनरल सा फीडबैक लेता हूँ आप लोगों से। कितने लोगों को लग रहा है कि आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा है? ठीक है, अब एक एक बच्चे बताएंगे ईमानदारी से क्या नया सीखा आपने। देखो, मैं वैसा टीचर बिल्कुल नहीं जो आप मेरा बड़ाई कर दोगे मैं खुश हो जाऊंगा, सर कैसे बिल्कुल बताएं नहीं। क्या। हाँ वो पहले से क्या नया क्या सीखा? सर पढ़ा है हमने पहले, मतलब डिटरमिनेंट स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। सॉल्व करने के लिए बना था। परफेक्ट, एक नया चीज सीखा आपने। और बताओ। डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस में फर्क। फर्क अलग अलग है, डिफरेंट है। और कुछ नया सीखा है आपने? नहीं सीखा, ठीक है। साइन कन्वेंशन का वो थोड़ा सा जिगजैग मैनर में भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2-3 चीजें आपने नया सीखा। इनफैक्ट आपने एक नया चीज सीखा कि हम डिटरमिनेंट में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो पर्टिकुलर रो एंड कॉलम में ही क्यों मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स सारे के साथ क्यों मल्टीप्लाई होता है, ये रीजन समझो, ठीक है। मजे की बात ये है बेटा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करके रखा है कि मैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स को बिल्कुल आपके एनसीईआरटी लेवल पे टच नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपको आता है एडवांस लेवल पे। अब आपके मन में आएगा सर आपने तो कुछ नया बताया ही नहीं, एडवांस लेवल का एक भी कॉन्सेप्ट नहीं था। बेटा अब आएगा, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हट करके अभी आने वाले हैं। सो तैयार हो जाइए। बोलते ना एकदम उड़ने के लिए पैराशूट बांध लो, क्योंकि अब गिरने वाले हो जमीन पे धड़ धड़। चलिए जी, पहला सवाल जो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का है, लेकिन रखने का मेरा मकसद ये है मैं आपसे पूछ पाऊं कि बेटा इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप किसके अलोंग ओपन करना चाहोगे? C3 सर। परफेक्ट, वेरी गुड जवाब, क्या बात है। देखो सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम वो रो एंड वो कॉलम को पसंद करते हैं जिसके पास 0 ज्यादा हो, है ना। यस सर। तो मैं सबसे पहले पकड़ूंगा 4 को। अब क्योंकि 4 -1 into थर्ड -2 कॉलम का एलिमेंट है तो प्लस के साथ खुलेगा। अब ये प्लस हो गया तो आपको मालूम है सर ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस। अब सेकेंड रो में माइनस प्लस माइनस देख सकते हो, यहाँ पे ओपन हुआ था माइनस प्लस
माइनस, ऑल्टरनेट साइन फटाफट डाल दो। पहला वाला देखना होता है कि सर पहला वाला कहां से ओपन कर रहे हैं हम, उसके बाद ऑल्टरनेट साइन। तो मैंने 4 को पकड़ा, 4 को पकड़ने के साथ रो कॉलम डिलीट, -3 -6 दिख रहा है एंड आंसर आ रहा है -36 एंड बाकी 0 0 तो गायब हो गया, आंसर हो गया -36। तो ये क्वेश्चन रखने का मकसद यही था, आपको याद दिला दूं कि मुझे वो रो एंड वो कॉलम पसंद है जहां पे 0 ज्यादा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, आंसर बोलो, सॉल्व करो, आंसर मिलो, समय कहीं से भी सर, सेकंड, किसी से भी है। कितना आएगा बेटा? सॉल्व कीजिए फटाफट, अरे मल्टीप्लाई करो, क्या ही है इसमें। दिनेश कुछ बोल रहे बेटू आप? सॉल्व कीजिए, बहुत आसान सा सवाल है यार, क्या ही करोगे आप। डन? ऐसा तो नहीं बेटा आप लोगों को रो कॉलम भी समझ में नहीं आता है? रो कॉलम मालूम है क्या होता है? यस सर। यस सर। वो एक लड़की लोग को देखो, लड़की लोग को देखो, ऐसा बाल बड़े बड़े होते हैं, उनके बाल आगे से हल्का सा काट देते हैं, दिन भर ऐसा ऐसा करते रहते हैं, वही रो होता है। सब बाल ऐसा करते हैं ना, वही रो होता है। और कॉलम क्या होता है? लड़के लोग को देखो बियर्ड बनाते हैं ऐसा, ये कॉलम, ये रो एंड ये कॉलम। आंसर दीजिए, आंसर दो, आंसर दो। हो गया, 30 सेकंड हो गया, आंसर सुनो 0। सर इतना जल्दी आंसर कैसे ला दिया आपने? इतना जल्दी आंसर कैसे ला दिया सर आपने? क्योंकि क्या है ना बेटा कि मैं जब छोटा था तो सबको पोलियो का टीका लग रहा था ना, पोलियो समझते हो? पोलियो का टीका लग रहा था। मेरे Yes, को sir. टीका लगा था, मेरे को ना दिमाग बढ़ाने वाला टीका लग गया था, तो मेरा दिमाग बहुत तेज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जाओगे और मम्मी पापा को बोलोगे, मम्मी पापा पोलियो का टीका क्यों लगवाए मेरे को दिमाग बढ़ाने वाला टीका लगाना था। तो बचपन में जो डॉक्टर इंजेक्शन देके गया ना, वो दिमाग बढ़ाने वाला देना चाहिए था। अरे देवा समझो, ये कोई मामूली सा डिटर्मिनेंट नहीं था, आपके दिमाग में भी ये ना देखने में ही समझ में आ रहा है कि सर डिजाइन कुछ ऐसा नहीं है, रैंडम डिजाइन नहीं है, बहुत खूबसूरत है सर। डायगोनल 0, ऊपर नीचे वाला साइन में अपोजिट है। और ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है बताओ? जीरो मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स? 0। एक होता है सिमेट्रिक एंड दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का एक बहुत फेमस एग्जांपल है, याद रखना, कोऑर्डिनेट में बहुत फेमस है। ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा, बहुत फेमस है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, कर्व के इक्वेशन यहां से डिफाइन होते हैं, याद रखना, कई बार टपकेगा आपकी जिंदगी में। देखो ये रहा डायगोनल, ऊपर वाला नीचे वाला सेम, ऊपर वाला नीचे वाला सेम, ऊपर वाला नीचे वाला सेम। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है बेटा लोग? जस्ट इसका अपोजिट, कि ऊपर वाला नीचे वाला सेम तो होंगे, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला सेम तो होंगे लेकिन साइन में अपोजिट होंगे। ये 0 0 0 पहला पहचान की डायगोनल 0 होता है, फिर अगर ये h है तो ये -h होगा, फिर अगर g है तो यहाँ पे -g होगा, और अगर ये f है तो यहाँ पे -f होगा। आपकी मर्जी है, माइनस प्लस कहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे माइनस लगा रहे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वो टोटली आपकी चॉइस है। स्क्यू सिमेट्री का पहला पहचान डायगोनल 0 होना चाहिए। अब एक बच्चा वापस से जिद कर रहा है मेरे सामने, क्या कर रहा है? सर मैं डायगोनल इसको नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा। तो मेरा जवाब वहीं से होगा, फिर से दूंगा आपको, बेटा आपकी शक्ल ऐसी क्यों है? क्योंकि सर भगवान ने दिया है, तो शक्ल से खुश हो आप। हाँ जी, तो बेटा जिसने डिजाइन बनाया उसने उसका डायगोनल ये बोला, तो आपको इससे खुश रहना चाहिए। हाँ, इसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। तो अगर डायगोनल भी बोला गया
तो आप इसको ही समझोगे। अगर प्रिंसिपल डायगोनल बोला गया तो भी इसको ही समझोगे, अगर लीडिंग डायगोनल बोला गया तो भी इसको ही समझोगे। लेकिन अगर सवाल ये बोल रहा है कि नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, तब आप इसको ये समझोगे। तो जब तक बोला ना जाए, जो दिया गया है उससे खुश रहो, जबरदस्ती दिमाग मत लगाओ। तो स्क्यू सिमेट्री का डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है बेटा लोग 0 होता है। अब क्योंकि ये मेरा जो डिटरमिनेंट था एक स्क्यू सिमेट्रिक का टाइप का था, डायगोनल 0 ऊपर नीचे वाले साइन में अपोजिट, तो आंसर 0 खट करके। ठीक है सर जी, ये क्या होगा? अब ये क्वेश्चन रखने का मकसद क्या था मेरा? मकसद ये था बेटा कि कई जगह पे होशियार बच्चे आते, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट टाइप, जो बचपन में ना वो 2-2 डोज ले लिए थे, जिनको लगता है कि गंगाधरी शक्तिमान है, उतने इंटेलिजेंट लोग क्या करते मालूम है आपको? डिटरमिनेंट को कंपेयर करने बैठ जाते हैं। और मेरा वो स्टार्टिंग का कहानी भूल गए, इसका डिटरमिनेंट अलग है, मैट्रिक्स अलग है, लगे कंपेयर करने, कंपेयर करके बोल रहे सर x = 6, मार दिया सर आंसर, 4 मार्क्स दे दिए हमको। अरे भैया डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स अलग अलग है, क्यों कंपेयर कर रहे हो आप? तो इस क्वेश्चन का रखने का मकसद ये था, मैं आपके दिमाग में डाल पाऊं कि डिटरमिनेंट को कंपेयर नहीं किया जाता है, डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाता है। मैट्रिक्स सॉल्वेबल नहीं है तो हम कंपेयर कर लेते हैं। यहां से हो जाएगा बेटा x² - 36। अगर कोई बच्चा इसको 10 समझ रहा है तो बेटा ना समझो, 18 है वो, तो वहां से हो जाएगा 36 - 36। देयरफॉर x² - 36 इज इक्वल टू 0 एंड x का वैल्यू आ गया +-6। तो ये रहा आपका आंसर। बिल्कुल जी सर, समझ गए। नेक्स्ट सवाल। 18 है। हाँ जी, ये 18 है। हाँ जी 18 है, 18 है। मैं लिख भी दे रहा हूं 18 है। नेक्स्ट सवाल, होमवर्क। नेक्स्ट सवाल मैं बनाऊंगा, आपको थोड़ी ना मिलेगा ये। आइए सर, ये मेरे को डिटरमिनेंट मिल गया, इक्वल टू 0 दे दिया, अब क्या करें सर? फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैंने आपको बोला ना बेटा एनसीईआरटी लेवल पे भी सम नहीं कराने वाला हूं, जब जरूरत पड़ेगा तो कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। बच्चे लोग इसका ही सपना देख रहे हैं अभी तक, सर ये रियल रूट्स क्या होते हैं? बेटा वो रियल रूट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, मतलब जो आयोटा नहीं हो, रियल रूट्स हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? बेटा सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, जैसा डिटरमिनेंट आप सॉल्व करते हो कर लीजिए। x² + a² माइनस का c माइनस cx माइनस ab माइनस का b ac माइनस bx इज इक्वल टू 0। सोचते रहिएगा कैसे मैंने किया है। अब इतना उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों को ये सब आता रहेगा। हाँ जी सर आता है। ये हो गया बेटा x² x³ हो रहा है, तो ठीक है लिख दीजिए x³ प्लस xa² प्लस c² प्लस abc माइनस abc प्लस का b² इक्वल टू 0। तो abc ने abc को मार दिया, x कॉमन आ रहा है, बच रहा है बेटा x² प्लस a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 0। यहां से दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा x इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा x² इज इक्वल टू माइनस का a² प्लस b² प्लस का c²। अब आपको मालूम है सर ये x इज इक्वल टू अंडर रूट में जाएगा, क्या आ जाएगा भैया? माइनस ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। ध्यान से समझिएगा, यहां पे भी फंडा अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है सर? कि ये a² प्लस b² प्लस c², समझो ध्यान से, एक पॉजिटिव नंबर स्क्वायर, एक पॉजिटिव नंबर, ये एक पॉजिटिव नंबर। अब 3 पॉजिटिव नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो ओवरऑल का कैसा नंबर बनेगा बेटा? ओवरऑल पॉजिटिव नंबर बनेगा। ये पॉजिटिव और बगल में नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स रूट। और ये कैसा है? रियल रूट। क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। नंबर ऑफ रियल रूट्स 1, और वो है कौन? 0। ये नहीं पूछ रहा है कि रियल रूट है कौन, बोल रहा है कितने हैं ये बताओ। तो कितने हैं? 0 ही तो है बेचारा, अकेला 0 है। ये तो कॉम्प्लेक्स रूट हो गया। तो आंसर इज
1, सो 1 रियल रूट। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1 रियल रूट। बाकी के सवाल, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, सारे होमवर्क है, सारे करके लाने हैं आपको। कोई भी बदमाशी हमको नहीं चाहिए भैया। सारे पीडीएफ में आपको होमवर्क मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये पीडीएफ आपके लिए अभी तुरंत भेज दिया जाएगा और सारे बच्चे इसको करेंगे क्योंकि आपको डिटरमिनेंट आता है। कुछ करना नहीं है, सारे ओपन करने हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। मैं इतना Yes, मान sir. के चलता हूं कि आप लोग करके Yes, sir. लाओगे, है ना? एक दिन का टाइम है,